Hello everyone, welcome to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you information about chapter 8, that is from biology of class 11th. The chapter is cell, the unit of life. तो आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 8 जो यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं और इसकी जानकारी जो मैं प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप पूरी डिटेल जानकारी ले पाएंगे। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। हाँ, तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं पिछली क्लास में राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज पर छोड़ा था, जहाँ से मैं आज कंटिन्यू होता हूँ। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत होती है, एसोसिएटेड होती है। तो दे आर अबाउट 15 nm बाय 20 nm। कहने का मतलब हो गया इसकी साइज 15 नैनोमीटर से लेकर के 20 नैनोमीटर तक होती है। एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट, जो 2 सब यूनिट से बने होते हैं, 50s एंड 30s यूनिट, जो 50s और 30s यूनिट कहलाती है। विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फ्रॉम 70s, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो 70s की होती है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होती है। अब राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होती है ये इसके अंतर्गत प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA, यानी कुछ राइबोसोम्स जो है ये मैसेंजर आरएनए के द्वारा अटैच्ड होते हैं एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, और उसमें चेन फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं और या पॉलीसोम्स बोलते हैं। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। तो ये राइबोसोम जो पॉलीसोम्स कहलाते हैं ये मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में चेंज करते हैं। ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। ठीक, अब आप देखिए इंक्लूजन बॉडी हम दिखाते हैं। तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ ए इंक्लूजन बॉडी। यानी रिजर्व मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंतर्गत, तो वो इंक्लूजन जो है बॉडीज इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होती है। These are not bound by any membrane system। ये जो है कोई मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते हैं। एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और ये फ्री लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फाइटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फाइटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत होते हैं। अब आइए हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोटिक सेल्स जो है हमारे प्रोटिस्ट के अंतर्गत, प्लांट्स और एनिमल और फंजाई के अंतर्गत होते हैं। यानी ये सारे यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें बहुत ही एक्सटेंसिव रूप में कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है साइटोप्लाज्म का। तो थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus
इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होती है विद द न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर इन्वेलप भी होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure. Cells के अंतर्गत variety of complex locomotory और cytoskeleton structure भी पाए जाते हैं। Their genetic material is organized into chromosome. उसके जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोजोम के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल्स। प्लांट और एनिमल सेल में बहुत सारी डिफरेंसेस होती है और इसकी सबसे बड़ी है कि आउटर लेयर जो होती है वो सेल वॉल की बनी होती है। प्लास्टिड्स भी प्लांट सेल में पाई जाती है एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, जो कि प्रायः प्लांट सेल के अंतर्गत प्रायः सभी प्लांट सेल के अंतर्गत एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ तक जानकारी लेने के बाद अब यहाँ देखिए दोनों सेल की जानकारी दी गई है। ये आपको प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। इसमें आउटर लेयर ये जो बनी हुई है ये आपको सेल वॉल है, जबकि इसकी आउटर लेयर आपको ये सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है। तो इस स्ट्रक्चर को डिटेल्ड स्टडी आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। ये टोटल बुक में इंक्लूडेड है, जो कि आप आराम से उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे चैप्टर में आते हैं। तो लेट अस नाउ लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स एंड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ऊपर में आपने सेल की जानकारी ली अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अब हम उसका फंक्शंस भी जानते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और कैसे ये कंपोस्ट होता है और इसकी फंक्शंस क्या होती है उसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन द 1950s। 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहायता से हमने सेल की जानकारी ली तो उसी में डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको मेम्ब्रेन की जानकारी दी गई। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द केमिकल सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज में इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। खास करके जो ह्यूमन बॉडीज में आरबीसी होते हैं उसमें साइंटिस्ट ने डिड्यूस कर दिया जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसकी जानकारी उन्होंने दिया। तो दीज स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये स्टडी के आधार पर यह बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। बड़े लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। दैट आर अरेंज्ड इन द बाई लेयर, जो दो लेयर में अरेंज होते हैं। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। और भी लिपिड्स जो अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंतर्गत विद द पोलर हेड, जो पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स, जो बाहर की साइड्स में होती है, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है टुवर्ड्स द इनर पार्ट, ये इनर पार्ट में होती है। तो दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर यह बताया गया कि जो नॉन पोलर हेड होते हैं वो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, जो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड होते हैं। फिगर 8.4 में ये इलस्ट्रेट करी गई है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आर कंटेंट कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट पैरा में हमें दिया हुआ है कि लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग सेल्स में ये रेशियो जो है प्रोटीन और लिपिड की अलग अलग होती है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द erythrocytes has approximately 52% of protein and 40% lipids. erythrocyte में जो ह्यूमन बींग के अंतर्गत होती है इसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स पाए जाते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन को थोड़ी आसान बनाने के आधार पर मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इन इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। दो तरह के होते हैं, पहले इंटीग्रल होते हैं, दूसरी पेरिफेरल होती है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर होते हैं, व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। जो कि इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होती है, ये मेम्ब्रेन के अंतर्गत फुल्ली बरीड होती है। अब आइए ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये शुगर है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स दिखाया गया है। ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि आपको बरीड होती है। तो ये जानकारी हमने लिया। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया है जो स्किन के अंतर्गत होती है। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पोस्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो ये इम्प्रूव्ड मॉडल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की ये प्रपोज की गई थी सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, ये 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस द क्वेसिव फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ये लेटरल मूवमेंट प्रोटीन की होती है विद इन द ओवरऑल बाय लेयर, यानी दोनों लेयर के बीच में। तो दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। इसी एबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। ठीक है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। और यही जो मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंस होती है, ये नेचर फंक्शंस की, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन की होती है ये इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इस व्यू से, फंक्शन की व्यू से ये सेल ग्रोथ के अंतर्गत आती है। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ये इंटरसेलुलर जंक्शंस को भी फॉर्म करता है। सेक्रीशंस एंड एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, ये सारे फंक्शंस इसी वजह से होती हैं। अब आइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्रोस इट, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल की इसमें। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इसीलिए मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ इट, कुछ मॉलिक्यूल इसके दूसरे साइड भी पाई जाती है। मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये मेम्ब्रेन के आर पार आ जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ प्रोसेस से, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अलोंग होती है, दैट इज फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। अब वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर की मूवमेंट इसी थ्रू होती है। अब मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर वाटर की मूवमेंट डिफ्यूजन के द्वारा होती है तो इसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। पोलर मॉलिक्यूल जो है ये पास नहीं होती है नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के द्वारा। तो द रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो रिक्वायरमेंट होती है कैरियर प्रोटीन की, वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है। अब आइए, ए फ्यू आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, कुछ आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स भी होते हैं, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ये लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर होती है। सच ए ट्रांसपोर्ट ऑफ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड, इसमें एटीपी यूटिलाइज होती है। एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे ही हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये Na+ आयन होता है, K+, ये पंप आउट होती है थ्रू एटीपी, इसमें एनर्जी लगती है। तो ये हमारी मूवमेंट जो थी ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होती है, ये आपको इसमें बताया गया, फ्लूइड की मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, सेल वॉल के बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। तो सेल वॉल में दिया हुआ है, एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नॉन लिविंग की रिजिड स्ट्रक्चर जो आउटर लेयर की होती है प्लांट सेल में, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। फ्रॉम एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग होती है। ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, ये फंजाई और प्लांट्स में होती है, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, ये केवल शेप ही नहीं देता सेल को, ये प्रोटेक्ट भी करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन और मैकेनिकल डैमेज से ये प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी, एक दूसरे से जुड़ने में भी हेल्पफुल होता है। एंड प्रोवाइड बैरियर द अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बैरियर्स से भी ये प्रोवाइड करता है। अब एल्गी हैज सेल वॉल, एल्गी में सेल वॉल पाए जाते हैं, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस की बनी होती है, मैन्नेंस की बनी होती है, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, जबकि दूसरे प्लांट में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। अब आइए, द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी वॉल जो है ये ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है। वाइल ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, जब ये सेल मैच्योर होती है तो ये डिमिनिश हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड, इसके बाद सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाती है। ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, ये अंदर हो जाती है मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स साइड ऑफ द सेल, जो सेल के साइड में होता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द मिडिल लेमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, जो कैल्शियम पैक्टेट की होती है, विच होल्ड्स ए ग्लूस एंड डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, जो डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर सेल को भी एक साथ रखता है पकड़ करके, यानी उसके साथ में पाए जाते हैं। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला में बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ट्रांसवर्स होती है।
which connect the cytoplasm of neighboring cells. ये दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में while each of the membranous organs is distinct in term of its structure and function, तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफ्रेंशिएट होती है। Many of these are considered together as a एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से बहुत सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इसकी फंक्शंस कोऑर्डिनेट होती है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है, लाइसोसोम्स होते हैं एंड वैक्यूल्स होती है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिमोस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिमोस की कोऑर्डिनेट नहीं होती है। विद द अबव कंपोनेंट, ऊपर के दिए गए कंपोनेंट की, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की पार्ट नहीं होती है। तो यहाँ देखिए ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, ये इसके मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो आइए अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जानकारी लेते हैं। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूब्यूलर, छोटे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हैंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इन द टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ये दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में सेल के अंतर्गत डिवाइडेड होती है। दैट इज ल्यूमिनल, ल्यूमिनल हम इनसाइड ER बोलते हैं एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हम साइटोप्लाज्म की तरफ की कंपार्टमेंट को बोलते हैं। अब देखिए ER ऑफन शोज राइबोसोम्स, ER जो है राइबोसोम्स को भी अटैच करता है टू द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, RER। अब इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अगर राइबोसोम नहीं पाई जाती है, दे अपीयर्स स्मूथ, तो वो स्मूथ अपीयरेंस उसकी होती है, आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, दैट इज SER। तो RER और SER, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी दो टाइप की हो गई। अब देखिए RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। RER जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है और सेक्रीशन करती है से सेल के अंतर्गत। दे आर एक्सटेंसिव, ये बहुत ही विस्तृत होती है एंड कंटिन्यूअस और लगातार होती है विद द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट, ये बड़ी साइट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये लिपिड की सिंथेसिस करती है। SER, तो इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरियोडल हार्मोन, ये स्टेरियोडल हार्मोन एंड सिंथेसाइज्ड इन SER, ये सिंथेसाइज होती है SER में। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब हम आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, जो कि आप फिगर देख रहे हैं।
ये गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये सेम चीज है। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। ये डेंसली इंस्टेंड रेटिकुलम स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ये भी आपको रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है लेकिन डेंसली होती है, ये न्यूक्लियस के नजदीक होती है। दीज वेयर लेटरल नेम गोल्जी बॉडीज, जिसका बाद में नाम गोल्जी बॉडीज हो गया आफ्टर हिम, गोल्जी साहब के नाम से इसका नाम रख दिया गया गोल्जी बॉडीज। अब दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट, इसमें बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप सैक्स पाए जाते हैं, यानी थैलीनुमा आकृति होती है। और सिस्टर्नी ये एपर्चर को हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्नी ऑफ 0.5 म्यू माइक्रोन से 1 म्यू माइक्रोन, इसकी साइज जो है डायमीटर 0.5 म्यू माइक्रोन से 1 म्यू माइक्रोन होती है। अब दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी, इसमें बहुत सारे सिस्टर्नी होती है। आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसंट्रेटली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाते हैं। विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग, ये कॉन्वेक्स सिस के तरह होती है और ये फॉर्म करती है हमारी, मैं बता रहा हूं आगे, हाँ, फेस, सिस फेस एंड कॉनकेव ट्रांस, ये सिस फेस और कॉनकेव ट्रांस के रूप में होती है। और द मैच्योरिंग फेस, और मैच्योरिंग फेस होती है। द सिस एंड ये ट्रांस फेसेस आर ऑफ द ऑर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट, ये दोनों एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड, लेकिन ये जुड़े हुए होते हैं। द गोल्जी apparatus principally perform the functions of packaging material to be delivered either in the extracellular target, ये extracellular target को deliver करता है, और secreted outside the cell, और ये secrete करता है outside cell के बाहर की तरफ। अब materials to be packaged in the form of vesicles, मटेरियल जो है ये पैकेज होती है वेसिकल्स के फॉर्म में। फ्रॉम ER फ्यूज, जहां ER फ्यूज होती है। विद द सिस फेस, जो सिस फेस के द्वारा ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, और ये मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करती है। दिस एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यही रीजन होती है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है। अब ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, ये ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होती है राइबोसोम के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी के रूप में मॉडिफाई होती है गोल्जी apparatus का। बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस, पहले जबकि ये ट्रांसफेस को रिलीज करे उससे पहले ये होती है। गोल्जी apparatus इज इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्मेशन की साइट होती है, और ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ये हो गई हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम पर आते हैं। तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वैस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड वैस्कुलर स्ट्रक्चर होती है फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, ये पैकेजिंग के द्वारा प्रोसेस से बनती है। इन द गोल्जी apparatus में the isolation of lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं, जो हाइड्रोलेजेस दैट इज लाइपेज, ये प्रोटीएजेस,
हाइड्रेस, ये सारे चीज पाए जाते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव इन द एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच होती है इसमें। द एंजाइम आर केपेबल टू डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये एंजाइम ये केपेबल होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में। इसी कारण से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने की पावर रखती है। अब आइए हम आते हैं वैक्यूल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इट कंटेन्स वाटर, ये वाटर कंटेन करती है, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, जो कि मतलब सेल की यूजफुल नहीं होती है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, यानी वैक्यूल्स 90% सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इन प्लांट सेल द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स, प्लांट सेल के अंतर्गत टोनोप्लास्ट जो है नंबर ऑफ आयंस को और मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल्स। अब hence the concentration is significantly higher in the vacuole, वैक्यूल में कंसंट्रेशन हाई होती है देन इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से। अब इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है एंड एक्सक्रीशन, और इसी के द्वारा एक्सक्रीशन भी होती है अमीबा में। इन मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स में ए प्रोटिस्ट, जैसे प्रोटिस्ट हो गई, उसमें फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, जब ये प्रोटिस्ट जो है फूड इनगल्फ करता है यानी अपने अंदर लेता है, तो उसमें जो वैक्यूल फॉर्मेशन होती है वो फूड वैक्यूल कहलाती है। तो आइए आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, और उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो जानकारी दी गई है आप उससे अच्छी तरह प्रॉपर हो गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।